जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो 5 होते हैं। कोई भी किस्म की इनकम हो, किसी भी किस्म की इनकम हो, कहीं से भी आपने कमाई हो, दुनिया में लाखों किस्म के कारोबार हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में खास तौर पे ये क्योंकि तकसीम है 5 हेड्स की, कोई भी काम पाकिस्तान में आप कर रहे हैं, आप उसको उससे जो इनकम हासिल कर रहे हैं उनको इन 5 हेड्स में से किसी हेड के नीचे डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो इन 5 हेड से अलावा आप उसकी डिवीजन कर सकें या उसका तयन कर सकें। तो इस सिलसिले में सबसे पहला हेड हमने बुनियादी तौर पे पढ़ लिया था, सैलरी का होता है, तनख्वाह का होता है। ये बहुत बड़ा हेड है। बहुत सारे लोग जो है वो तनख्वाहदार लोग होते हैं, उनकी जो आमदनी है वो सैलरी से उनको आती है और वो सैलरी में ही ट्रीट होती है। असल में जो जितनी भी हेड है इनकम के जो आपको नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हर हेड का अलग रेट होता है टैक्स करने का, अलग उसमें तरीकाकार है, अलग उसकी प्रोविजंस हैं, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ भी हैं। सैलरी जो है वो अगरचे बहुत यानी कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में लोगों की होती है इनकम, लेकिन उस पर उसी थोड़ी थोड़ी मिकदार में टैक्स लगता है। बिजनेस इनकम लोगों की ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इसी तरह उस पर टैक्स का रेट भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टैक्स की वसूली होती है। सैलरी इनकम हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है प्रॉपर्टी इनकम पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि कोई इनकम जो है ना प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जो इसमें दी गई है ना चीज, ये प्रॉपर्टी इनकम हर किस्म की प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली इनकम प्रॉपर्टी इनकम नहीं होती। इसके रेट मैं भेजूंगा, अगर आप सुनते रहे मुझे, इसके रेट में बताऊंगा। व्हाट इज प्रॉपर्टी इनकम? इस जो कानून में स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया ना, वो ये है कि रेंट जो आप रिसीव कर लिया हो आपने या आपने करना हो किसी भी शख्स से 1 साल के अंदर, एक टैक्स ईयर के अंदर। एक टैक्स ईयर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो हमारा 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। इसे हम टैक्स ईयर कहते हैं। कोई भी रेंट, ठीक है, हासिल रिसीव किया हो किसी ने या रिसीव करना हो किसी दूसरे शख्स से एक टैक्स के साल के लिए, वो प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा। यानी कि अब इसमें रेंट ही प्रॉपर्टी इनकम है। और रेंट कौन सा, रेंट की क्या तारीफ है इसमें, वो नीचे दिया गया है कि कोई भी अमाउंट आपने रिसीव कर ली हो या रिसीवेबल हो एज अ कंसिडरेशन जमीन के इस्तेमाल या बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए, या आपने किसी को बिल्डिंग या जमीन का ऑक्यूपेशन आपने किसी को दिया हुआ है, या कोई आपकी बिल्डिंग इस्तेमाल करता है। दो चीजें होगी, इस्तेमाल करने का रेंट बिल्डिंग, या बिल्डिंग को कब्जे में रखने का रेंट, ठीक है, या बिल्डिंग को इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक, हक, या उसको उस पर कब्जा करने का हक। ये जो चीजें हैं ना ये रेंट में शुमार होंगी। अब आपके जहन से तमाम कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। इसमें बिल्डिंग या लैंड का इस्तेमाल ये बात जाहिर करता है कि रेंट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है शामिल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो कहीं और जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ आ जाएगी। काइंडली ये मैसेजेस कर रहे हैं लोग, तो आप अपने सवाल नोट रखेंगे। काफी सारे लोग हैं, सबको जो है ना समझ आ रही होगी। अभी एक भाई ने सवाल कर दिया, मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है। तो मैं बता दूं, एग्रीकल्चर लैंड का जो यूसेज है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होती। ये और लैंड है जो आपकी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल होती है या जो शहरों में होती है, जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये वो वाली लैंड है। उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल का हक या उस पर कब्जे का हक, ठीक है। ये तो हो गया रेंट, यानी किसी बिल्डिंग से, सादा सी अल्फाज में आप इतना जहन में रखें, किसी बिल्डिंग से हासिल होने वाला रेंट या हासिल किया जाने वाला रेंट, जो आप इस वजह से लेते हो कि आपने किसी को किराए पे दी हुई को बंदा उसको इस्तेमाल कर ले या उस पर कब्जा रख के बैठा रहे, इस्तेमाल ना करे, या उस पर उसको राइट दे दें भाई तू जब इसको इस्तेमाल कर तू ना कर, हमने तुझसे किराया ले लेना, या तू इस पर कब्जा रख या ना रख, तू हमने इसे तुझसे किराया ले लेना। तो ये रेंट में आएगी। इसके अलावा आप एक काम करते हैं,
हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी का बिजनेस चल रहा है बहुत ज्यादा, कि आप टोकन मनी दे देते हैं किसी को, और कि जमीन मैं तुझे बेचूंगा, ये लो लाख रुपए जमीन, अब आपने किसी को नहीं बेचनी, 30 तारीख को महीने की को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और अगर मैं 30 को आपको पेमेंट कर दूं तो ठीक है, अगर यकम आ जाए तो आप मैं आपको पेमेंट करने में नाकाम हो जाऊं तो आप मेरा 1 लाख रख लेना। वो होता है डिपॉजिट जो है आपने, ये 4 फीट हो गया आपका डिपॉजिट। सम टाइम ये पगड़ी भी जिसे कहते हैं, या ये टोकन मनी हम देते हैं, लेकिन लोग अपनी कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरते, तो वो मौके पे यानी कि उनका जो डिपॉजिट है ना वो वसब कर लिया जाता है जिसको देती हैं। इसको कहते हैं 4 फीटेड डिपॉजिट अगेंस्ट सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर ये भी आपके पास आया ना किसी सूरत में, आपको किसी साहब ने पैसे दिए जमीन खरीदने के लिए, आपने कहा ठीक है मैं आपको जमीन दे दूंगा अपनी लाख रुपए में, आप मुझे जो है ना टोकन दे रहे हैं 10,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है, 30 तारीख को आप पैसे ले आए। दूसरा बंदा जो है वो 30 तारीख को पैसे नहीं अरेंज कर पाता, और आप अपनी जमीन जो है वो बेच नहीं पाते उसको, और जो उसका टोकन है आप उसे इनकार कर देते हैं, भाई मैं आपको अब टोकन जो है ना ये कानूनी तौर पे वापस करने का मजाज नहीं हुई है तो मैं रखूंगा। वो जो रकम आपने 4 फीट की वो भी रेंट में शुमार होगी, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट्स नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, कुछ आपको ऐसी अमाउंट है जो आपको रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। रेंट तो एक महीने का इस्तेमाल है ना, अब आपको एक बंदा कहता है जनाब मैं ये घर किराए पे लेना चाह रहा हूं, तो आप जो है ना किराया लेंगे, किराए पे ऑब्वियसली 1 महीने के किराए पे तो कोई घर नहीं देता, इसका एडवांस होता है। वो कहता है भाई 6 महीने का किराया आप एडवांस देंगे, वो 6 महीने का किराया एडवांस है, जब आप घर छोड़ेंगे तो वो 6 महीने का किराया आपको वापस भी कर देगा, वो रेंट नहीं है। तो ये ऐसी अमाउंट्स भी, ये भी रेंट में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक पॉइंट दिया है फेयर मार्केट वैल्यू का। बाज औकात बल्कि बहुत ज्यादा ये होता है कि जो मार्केट में रेंट चल रहा होता है ना वो लोग शो नहीं कराते, बल्कि बहुत कम रेंट शो कराते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े, टैक्स डिपार्टमेंट को कम रेंट बताना पड़े। इस सूरत में टैक्स वालों के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर लें। जैसे कराची में क्लिफ्टन के एरिया में कोई घर जो है 50,000 रुपए में किराए पे, कनाल का घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने बनाया हुआ है 50,000 किराया शो किया हुआ है, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा होगा। इसी तरह पिशावर में हयाताबाद में 20 रुपए का 20,000 का कनाल का घर तो रेंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी टाउन में हयाताबाद में, इसी तरह कोयटा में। तो अगर वो झूठ बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जाहिर नहीं करते, तो उसका फेयर मार्केट ही आपने टैक्स करना है रेंट का, वो आप फेयर मार्केट जो है ना उसका टैक्स कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर बात हुई थी पर्सन की, ठीक है, आप किससे रिसीव यानी कि कर रहे हैं रेंट, ये पर्सन को जिसको आप रेंट दे रहे हैं ना, ये ऑनर ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। ऑनर ऑफ द बिल्डिंग कौन होता है? जिसके पास उस बिल्डिंग को कब्जे में रखने का और इस्तेमाल करने का इख्तियार होता है। अब गली में कुछ चलता हुआ बंदा ऑनर ऑफ लैंड नहीं होता, ना ऑनर ऑफ बिल्डिंग होता है। ऑनर ऑफ लैंड या ऑनर ऑफ बिल्डिंग वही होता है जिसके पास उसका टाइटल हो, कागजात में जो उसके नाम हो, और हकीकत में भी वो इसे पजेस करता रहा हो, ठीक है, वो बंदा ही जो है सही बंदा मालिक मकान कहलाएगा, और उसी को आपने रेंट देना होता है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो रेंट इनकम नहीं शुमार होती। हाथी वो भी जमीन से ही है, बिल्डिंग से ही है, लैंड से ही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं समझी जाएंगी। पहले तो हमने सिंपल सी बात पढ़ी है, कोई भी रेंट जो है आपको किसी बंदे को देना पड़ता है लैंड और बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए, तो वो जो है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी ट्रीट होगी। लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगी। इसमें ऐसा रेंट जो आपने कोई बिल्डिंग ली है, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड है, किसी कोई भी किस्म की मशीनरी हो सकती है, कोई भी किस्म का प्लांट इक्विपमेंट उसमें लगा होता है। आप एक बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, वो किराए पे जो आप रेंट दे रहे हैं ना, जो बंदा उस रेंट को वसूल कर रहा है, या आपकी कोई बिल्डिंग है जिसमें रेंट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड है, तो उसको आप लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो उससे हासिल होने वाला जो रेंट है ना वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, वो आपका प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। दूसरा ये कि
रेंट उन चीजों का वसूल करना जो बेसिक यूटिलिटीज हैं। आप किसी को बिल्डिंग तो आपने किराए पे नहीं दी हुई, लेकिन आपने उसको गैस का कनेक्शन किराए पे दे दिया, पानी का टैप आपने किराए पे दे दी, तो उससे हासिल होने वाला जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा any rent or revenue derived by a person from land which is situated in Pakistan and is used for agriculture purposes। जैसा कि अभी हमसे सवाल पूछा था, अदनान नादिर साहब ने गालिबन सवाल पूछा था, ये मेरे भाई आपका जवाब यहाँ पे आ गया। ऐसी लैंड जो ज़रई है, ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, उससे हासिल होने वाला रेंट या आमदनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जैम्प्ट है। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है ग्राउंड रेंट। एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, और आपने वो पार्किंग के लिए किसी को शहर में दे दिया, वो ग्राउंड है सिर्फ, यानी कि खाली, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वो भी उससे हासिल, अगर आपको किराया हो रहा है, किसी ने ठेके पे ले लिया है, ये लड़कों ने मोहल्लों ने ठेके पे ले लिया है मैच खेलने के लिए, किराया आपको देते हैं, तो आपको आने वाली जो आमदनी है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही होगी। ठीक हो गया। अब इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ। रेंटल इनकम कुछ हद तक जो है ना वो टैक्सेबल होती है, कुछ हद तक जो है वो टैक्सेबल नहीं होती। अब इसमें रेट ये गलत लिखा हुआ है, इस साल ये रेट बदल गया है, तो मैं इस प्रेजेंटेशन में भी रेट को दुरुस्त करना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक साल में 2 लाख रुपए आप रेंट वसूल करते हैं ना किसी प्रॉपर्टी से, आपने घर किराए पे दे दिया है, हैदराबाद के अंदर, कासमाबाद के अंदर आपने एक घर किराए पे दे दिया अपना, और उससे आपको किराया साल में जो वसूल हो रहा है वो 1,99,000 रुपए है या 2 लाख रुपए है, तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो 2 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ लगी होगी। इसका थोड़ा सा ना समझने वाली बात ये है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझते हुए हमें इस पे जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं हम इसे प्रॉपर्टी टैक्स से मिला देते हैं ज़हनी ज़हन में। तो समझ लें ये पर्सनल नेचर का टैक्स है, ये ऑनर के ऊपर है, ऑक्यूपेंट के ऊपर नहीं है। अगर आप किसी घर में हैं तो ये आपके ऊपर नहीं है, बल्कि उसके ऑनर के ऊपर है, और जो उसको बेनिफिट उसका मिल रहा है रेंट का। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ऑक्यूपेंट पे होता है, और वो डिफरेंट है, वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है, ये इनकम के ऊपर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो टैक्स है ये प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर है, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर है। ठीक है ना। वो आपसे जो सूबाई हुकूमत लेती है प्रॉपर्टी टैक्स, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर लेती है, और वो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। और वो बाज़ औक़ात ये भी नहीं देखते कि मालिक है या नहीं है, वो देख के आते हैं। शहरों में तो ऐसा ही होता है कि वो आपका घर सील कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है। वो प्रोविंशियल होता है प्रॉपर्टी टैक्स। कैंट बोर्ड में जो लोग रहते हैं वो उनसे कैंट बोर्ड लेता है, आम शहरों में वो एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है। लेकिन जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये ऑनर के ऊपर है, उसकी इनकम के ऊपर है। लिहाजा अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स अवॉइड कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी को सील नहीं करेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रही, क्योंकि ये तो है इनकम के ऊपर। उम्मीद है सबको यहां तक समझ आ रही होगी। अब इसके रेट्स जो हैं वो थोड़े से सादा अंदाज में मैंने लिख दिए हैं। किसी भाई ने रेट्स पूछे थे, तो मैंने पहले बताया कि 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर आपको आ रही है, कोई घर, कोई बिल्डिंग आपने किराए पे दी हुई है, और आप महाना नहीं सालाना उसका रेंट 2 लाख रुपए, आप किसी किस्म का टैक्स नहीं देंगे, कोई टैक्स आप पे वाजिबुल अदा नहीं है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कीमत में। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा हो जाती है, जो बड़े शहरों में अक्सर होता है, ज्यादा महंगे घर होते हैं, फिर आपके ऊपर पहली स्लैब है, और इस स्लैब में आप रेट देख सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये वाली आपकी स्लैब है, 2 लाख से 6 लाख के दरमियान आपको ग्रॉस अमाउंट रेंट की आ रही है। ठीक है। इस ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स कैसे लगेगा? 5% जो भी 2 लाख से एक्सीड कर रहा हो। मसलन आपको रेंट आता 3 लाख रुपए,
अब वो 3 लाख रुपए का जो रेंट है वो इस सीलिंग में तो आ जाता है, क्योंकि 2 से ज्यादा है, वो 6 से नीचे है, तो उसको कैसे टैक्स करेंगे? इसके मुताबिक 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 200,000 तो ये 1 लाख रुपए ज्यादा हो गए ना। 3 लाख रुपए तो 2 लाख से ज्यादा हुए ना 1 लाख रुपए। अब 1 लाख का 5% जो है ना वो आपका टैक्स होगा, यानी कि 5,000 रुपए। आपको उम्मीद है इस चीज की समझ लगी होगी। इसी तरह नीचे है कि अगर आपकी टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 6 से 10 लाख के दरमियान है, तो उसके लिए एक अलग स्लैब दी हुई है। और स्लैब में ये है कि 20,000 रुपए तो आप पे लगाने एक साइड पे रख लेने, और 10% उस वो अमाउंट होगी जो 6 लाख से बढ़ रही हो। मसलन आपका रेंट है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई है, तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले 20,000 तो हमारे पास है ही जी, ठीक है, 20,000 तो आपने लिख लेने, ठीक है। अब इसमें जमा होगा 10%, किसका? जो अमाउंट 6 लाख से इंक्रीज कर रही है। 6 और 7 लाख में 1 लाख का फर्क है। 1 लाख का 10,000 जो है वो 10,000 होता है। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 20,000 में 10,000 जमा कर देंगे तो ये टोटल 30,000 बनेगा। ये 30,000 आपका टैक्स है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। इसी तरह नीचे एक स्लैब है कि जहां पे ग्रॉस अमाउंट रेंट की जो है वो 20 लाख से, ये 10 लाख वाला भी इसी तरह ऊपर वाले की तरह, अक्सर शहरों में इस हद तक बात चली जाती है कि 10 से 20 लाख के दरमियान जो है प्रॉपर्टी का एक महीने का यानी कि सालाना रेंट होता है। कुछ एक महीने वाली भी होती होंगी, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसका बहुत ही ज्यादा रेंट है, 20 लाख से भी ज्यादा रेंट है उसका, भले वो 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ उसका रेंट हो, तो फिर उसका भी ये आखिरी फार्मूला है। यही स्लैबें हैं इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स लगाने की। अगर आपका 20 लाख आपको ग्रॉस अमाउंट रेंट की आ रही है या 20 लाख से ज्यादा आ रही है, यहाँ इसमें यह है कि 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 20 लाख है उस पर पिछला रेट लगेगा, ये वाला रेट लगेगा। 20 लाख से अगर ज्यादा है उस पर रेट पिछला लगेगा। अब उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज कोई बात समझ नहीं आ रही, आप रख उसको जो है ना लिख के रख लें, इंशाल्लाह वो आपको बता दिया जाएगा। अभी ये लुबना बतूल पूछ रही है फॉरफिटेड, इसमें ये लुबना आपको बता दें कि कोई आप एडवांस जब कोई चीज खरीदते हैं ना, जमीनें वगैरह खरीदते हैं, कोई घर वगैरह लेती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह घर शहरों में लेते हैं, तो वो एक टोकन देते हैं कि अब प्रॉपर्टी का जब अरूज था तो बहुत ये काम चलता था, एडवांस दे देते हैं कुछ, यार ये 2 लाख रुपए पकड़ लो, करोड़ का घर है ना, तो वो घर बुक करने के लिए कहते थे ये लिखत पढ़त कर लें, ये 2 लाख रुपए आपको एडवांस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते में हम पेमेंट अरेंज करके आपको जो है ना वो सारा आपसे घर ले लेंगे। उस 2 हफ्ते में जो मालिक मकान है वो घर नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी कमिटमेंट हुई है। अगर वो बेचेगा तो वो 2 का डबल देगा, 4 लाख वापस करेगा, ये भी कमिटमेंट होती है। किसी सूरत में आपसे पैसे नहीं अरेंज हो पाते और वो 2 हफ्ते बाद वो आपकी अमाउंट जब्त कर सकता है मालिक मकान जो, और वो अमाउंट जब्त हो जाती है तो वो फोरफिटेड होगा, फोरफिटेड एडवांस होगा, तो वो उसकी रेंटल इनकम में, प्रॉपर्टी इनकम में शुमार होगी जिसने आपकी जब्त की है। ये आप जी जी, ये बाद में पूछिएगा ना सवाल आप जब सर। जी जी, सवालात जो है ना आप नोट करके रखें, सादा सादा बातें इंशाल्लाह आपको सादा से अंदाज में लेक्चर के एंड में पढ़ा देंगे। कैपिटल गेन्स में और इसमें भी फर्क बता देंगे। सवाल पूछा है किसी साहब ने, अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ आपको। अब ये है कि सैलरी जो है ना उसको हासिल करने में तो आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं है। जैसी ग्रॉस सैलरी आपके हाथ में आई है ना, वैसे के वैसे उस पर टैक्स आपका एम्प्लॉयर लगा देता है या आपको वो अदा करना पड़ता है। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक थोड़ी सी रियायत है, वो ये कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको 10 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई, तो उसमें आपको अभी वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे टैक्स लगेगा, ठीक। उसमें आपको डिडक्शंस कुछ अलाउड होती हैं। वो डिडक्शंस क्या है कि आप 1/5 हिस्सा जो है ना उसमें रिपेयर्स का साल में आपको अलाउ होता है कि आप उसको
डिडक्ट कर लें अपने टोटल इनकम से नेट इनकम तक पहुंचने के लिए। फिर अगर आपने कोई प्रीमियम अदा किया है उस बिल्डिंग को इंश्योरेंस कराने के लिए, तो वो भी आप मिन्हा कर सकते हैं उस आमदनी से टैक्स पे पहुंचने के लिए। कोई लोकल रेट टैक्स या आपने प्रॉपर्टी टैक्स सेस ये भी चार्ज होता है, ये अगर आपने कोई दिया है तो ये भी आप उसमें से लेस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। फिर अगर आपने कोई प्रॉफिट पे किया है, ये सारी डिडक्शंस के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये अगर आप एक इंडिविजुअल है ना, फिर ये डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है। एक इंडिविजुअल को जैसा कि जैसा उसका ग्रॉस अमाउंट है ना रेंट की जो उसे मिला, वो उसने वैसे के वैसे उस पर टैक्स देना है। ये सारी डिडक्शन जो है ना ये कंपनीज को अलाउड है, और ये इसी साल तब्दीली आई है। पिछले सालों में एक इंडिविजुअल जो होता था वो भी यानी कि डिडक्शंस कर सकता था, उसको अलाउड थी, लेकिन अब ये सिर्फ कंपनीज को अलाउड है। पहले 1/5 ऑफ रेंट एज रिपेयर्स वो डिडक्ट कर सकती है कंपनी। फिर कंपनी ने अगर कोई प्रीमियम पे किया हुआ है इंश्योरेंस का, उसको वो डिडक्ट कर सकती है रेंटल इनकम से। कोई लोकल टैक्स रेट दिया हुआ है प्रॉपर्टी के सिलसिले में, उसे वो डिडक्ट कर सकती है। फिर अगर कोई कंपनी ने उस बिल्डिंग की मद से कोई जमीन यानी कि उधार ली हुई है, या वो कर्जा उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, तो उस पर पे अदा किए जाने वाला जो है प्रॉफिट या इंटरेस्ट जिसे कहेंगे, उसको लेस किया जा सकता है। कंपनी की जमीन पे कोई केस कर देता है, कंपनी ने जमीन किराए पे दी हुई है, एक अपना बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, और उस बिल्डिंग का केस चल पड़ता है जिसमें कंपनी को उस बिल्डिंग का जो टाइटल है वो कोर्ट में डिफेंड करना पड़े, वो जो जितने खराजात होंगे उसे वो रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। ये इलियास साहब जो है ना ये पूछ रहे हैं सवाल, 1/5 ऑफ द टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। मेरे भाई ये 1/5 जो है ना ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम से नहीं, टैक्सेबल इनकम से नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, ठीक है। डिडक्शंस का थर्ड पॉइंट ये पूछ रही है लुबना बतूल, एनी लोकल टैक्स और रेट और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया है, अपना घर, आपका एक घर है, उसके हवाले से आपने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है, तो जो उससे आपको आमदनी आ रही है ना बिल्डिंग के किराए से, उसमें से वो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट आप मनफी कर देंगी अगर आप एक कंपनी है, और फिर जो अमाउंट बचेगी तो वो आप उस पर टैक्स अदा करेंगी। दो भी ये कि आपने इंश्योरेंस, उस्मान साहब पूछ रहे हैं, अगर आपने प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस की किस्त दी है, इंश्योरेंस का कोई पैकेज लिया हुआ है, बिल्डिंग को इंश्योर किया हुआ है ना, कुछ लोग आग से जल्जले से बचाने के लिए बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराते हैं, तो उस पे आपने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया हुआ तो वो भी आपको अलाउड है। ये एक और साहब पूछ रहे हैं सवाल, अगर आप ये लेक्चर संभाल के आपने रखा हो तो इंशाल्लाह दूसरी बार आप सुनेंगे तो ये आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है, एनी लोकल टैक्स और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। अगर आप कैंट बोर्ड में रहते हैं, कैंट वालों ने उस बिल्डिंग के पे टैक्स लगा दिया अपना प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो जो अदा कर रहे हैं वो तो बिल्डिंग पे कर रहे हैं ना खर्चा आप, तो उस खर्चे को भी आप जो है ना अपनी रेंटल इनकम में से मनफी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है यहाँ तक सारी बात समझ लगी होगी। अब इसकी छोटी सी एक मिसाल है आपके सामने। एक दुकान है जिसका किराया 1,80,000 रुपए है, ठीक है जी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये एडवांस जिसे हम कहते हैं, ये 3 लाख रुपए। फोरफिटेड मनी अगेंस्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, उसी दुकान का कुछ सेल का कॉन्ट्रैक्ट उसी साल में हुआ था, जो कि 50,000 रुपए उस बंदे ने आपको एडवांस दिए थे, लेकिन 2 हफ्ते के टाइम के बावजूद वो आपसे खरीदने नहीं आया, ना रकम अदा की, तो आपने फोरफिट कर लिया वो जो टोकन मनी है, वो 50,000 भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही है, और ये आपने 90,000 रुपये का उसमें रिपेयर किया, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने ये 15,000 का दिया। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये तीसरा पॉइंट जो पूछ रहे थे, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट 3, ये दिया आपने। ये आपने कलेक्शन चार्जेस 12,000 दिए, और उसने आपने लीगल चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफिटेड डिपॉजिट जो है ना वो आपने 5,000 दिए। तो इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि रेंट शॉप का, बिल्कुल ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम है सारी की सारी। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो
सारी की सारी जो है ना वो साल में नहीं डाली जाएगी। अगर आपको इस साल 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डाला जाएगा। इसका फार्मूला है 1/10। इसका 1/10 लेंगे और उसे हर साल जमा करते रहेंगे, तो इस तरह इसका 30,000 रुपये इस साल बनता है, और 50,000 रुपये सिक्योरिटी जो फोरफिटेड टोकन मनी तो बनती ही है। इस तरह 1,80,000 रुपये जमा 30,000 रुपये और जमा ये 50,000 रुपये, ये शक्ल अख्तियार कर देंगे। ये मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन भी ला रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि 1,80,000 रुपये तो रेंट का जो शॉप का रेंट आया था वही है। 1,00,000 ये 1/10 जो है वो 3 लाख जो एडवांस मिला था उसका 1/10 इस साल जमा कर रहे हैं 30,000, और जो फोरफिटेड टोकन मनी थी वो सारी की सारी जमा कर रहे हैं। तो टोटल इनकम हम बता रहे हैं जनाब आपकी 2,60,000 रुपये, और ग्रॉस अमाउंट जो है ना आपकी वो 2,60,000 ही है। आपको डिडक्शन कोई अलाउ नहीं है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर कंपनी हो तो कंपनी को डिडक्शन अलाउड है। इस 2 लाख पे टैक्स अगर बनाए तो 2 लाख से ऊपर जितनी इनकम जा रही हो उसका 5% यानी कि टैक्स है। इसी तरह से इन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। मेरी ये चीज सबको समझ लगी होगी। ये प्रॉपर्टी इनकम आपको बताइए सिंपल करके, और बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमने अच्छे एमसीक्यूज तैयार किए हैं, और आप में से कई लोगों ने किताबें ली होंगी मार्केट में, आप वो किताबें पढ़ें बिल्कुल, और उनसे जरा कंपेयर कीजिएगा हम आपको जो एमसीक्यूज दे रहे हैं। और इंशाल्लाह भी मैं बता रहा था दोस्तों को कि एक एमसीक्यूज की किताब मैंने देखी आज, उसमें जो पहला एमसीक्यूज मैंने पढ़ा है ना वो पहला एमसीक्यूज गलत है। वो पहला एमसीक्यूज गलत है। कारवान की ये बुक है, अगर किसी के पास है तो वो इसको जरूर दे। देखिए ये साहब पूछ रहे हैं चंद्र कुमार की डिडक्शन क्यों लेस नहीं की। डिडक्शन इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है, डिडक्शन कंपनीज को अलाउड है, ठीक है। ये हमने आपको पहले बता दिया था। ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं, बुक को रेफर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने किताब देखी है, उसमें मिस्टेक थी। अगर आप में से कोई बंदा पढ़ रहा है तो मेरी ये जिम्मेदारी है नेक नियति से आपको बताना कि मैंने एक पेज पे जो पढ़ा है उसका पहले पेज में मुझे एक मिस्टेक नजर आई है, ठीक है। अब जो है हम आगे चलते हैं, आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाते हैं। इनका आपने सुपरफिशियल नॉलेज लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है आपने। इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज हैं आपको बहुत सारी चीजें उन्हें पढ़ के, और जब ये हेड सारे आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको उस वक्त क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको जैसे पता ही है कि कंप्यूटेशन इनकम हमने आपको पढ़ाया ही है, तो इनकम क्या होती है ये डिफाइन की हुई है लॉ में। ये पूछ रहे हैं जनाब, ये सवालात आप ऐसे काइंडली, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप एंड में पूछेंगे। सर आप इस बात का कंफर्म गाइड कर दें कि बुक हम कोई पढ़ें इस सब के अलावा। मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि जो हम चीजें सिलेबस में लिखी हुई हैं उसमें से भरपूर अंदाज में हमने बड़े एग्जॉस्टिव किस्म के एमसीक्यूज तैयार किए हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक तो मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि कोई इतनी एग्जॉस्टिव किस्म की बुक इस टॉपिक के ऊपर हो। अगर आपको लगे, आपको महसूस हो हमारे एमसीक्यूज देखने के बाद, इनके ये स्लाइडें देखने के बाद, इसको इस तरह समझने के बाद, बेसिक चीज ये है कि आपको अगर किसी भी बुक में एमसीक्यूज दिए हुए ना उनको समझने के लिए उनका अंडरलाइंग आइडिया का पता होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है जी एमसीक्यूज जो है ना वो एमसीक्यूज होते हैं, बस उन्हें देख लें, लगना हो तो लग जाता है, नहीं लगना हो तो नहीं लगता। बात यह है कि अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट है ना, सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट ही, अब हम चाह ये रहेंगे आप इसका सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट आप डेवलप करें। बहुत डेप्थ में आप जाएंगे, ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड में दोबारा कहूंगा। इसको अगर आप चाहें ना ये मुझे समझ आ जाए और मैं इसका वकील बन जाऊं 2 मिनटों में, तो 1 महीने के कोर्स में क्या आप तो 10 साल भी आपको लगेंगे। तो आप इसका टैक्स की जो वकील होते हैं, जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो 10-10 साल 15-15 साल उस्तादों पे बड़े वकीलों के साथ बैठती हैं, फिर इसकी कोई 2-4-5 हवालों से वो जो है ना प्रैक्टिस करने की पोजीशन में आते हैं। बहुत लेंथी, बहुत वाइड चीज है। इसीलिए आपका जो सिलेबस है आपको चेक करने के लिए भी उन्होंने सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है।
अगर इजी चीज होती तो सारा ऑर्डिनेंस इसमें डाल देते। और जो एग्जाम होता है ना, ऑफिसर्स का एग्जाम होता है, उसमें ओपन बुक एग्जाम होता है। हम लोगों का जो एग्जाम था वो टैक्स में ओपन बुक था, किताब हमारे सामने खुली होती है। अभी भी पेपर होती हैं जो हमारे फाइनल पासिंग आउट के जो पेपर होते हैं ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर्स के, उनमें किताब उनके सामने खुली होती है और फिर पेपर करना होता है। ये ऐसी चीज है, ये इतनी डेप्थ वाली चीज है कि आपको तो ये सुपरफिशियल नॉलेज आपने इसलिए लेना है कि आपने बगैर किताब देखे ये एमसीक्यूज हल करने, आपने अपने जहन में जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से आपने एमसीक्यूज हल करने। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में अपने आप को कंफ्यूज करने की बिल्कुल कतई तौर पे जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट आपको है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। अब मैं जो है ना आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस का थोड़ा सा बताना चाह रहा था। ये एक तीसरा हेड है, 5 हेड्स में से इनकम में से ये भी एक हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जिसे कहते हैं। ये क्या होती है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होती है? प्रॉफिट्स आपको या गेन्स, मुनाफा जो है वो किसी बिजनेस से हासिल आता हो। अब वो कैसे आ सकता है? या तो वो आप सेल करते हो चीजों की या सर्विस देते हो। किस तरीके से सेल कर सकते हैं? कोई तिजारत कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल तंजीम बना के आप सर्विसेज दे सकते हैं, या कोई ऐसी और तंजीम बना के आप सिमिलर एसोसिएशन बना के आप जो है चीजें बेच सकते हैं या चीजों की सर्विस दे सकते हैं, मुख्तलिफ जो भी चीजें आपके पास हैं। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे हो रही थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका रेंट ए कार का बिजनेस है ना, तो वो आप एक लीज पे देते हैं, किराए पे देते हैं गाड़ी को, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। देखिए ना, बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी है, कार भी प्रॉपर्टी। कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इससे हासिल होने वाली आमदनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है बिल्डिंग, उससे हासिल होने वाली जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप। जैसे सैलरी इनकम में हमने देखा था पास्ट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट जो मिलता था वो सैलरी का पार्ट गर्दाना जाता था। इसी तरह बिजनेस में किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से आपको माजी में कोई फायदा हुआ हो या अब हो रहा हो या फ्यूचर में हो सकता हो, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही शुमार किया जाएगा। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, ये आप नोट कर लें काइंडली, सवाल बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं ना, वो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी स्टूडेंट ने जो है ना सवाल पूछा है, आप सारे सवाल नोट कर लें, इंशाल्लाह सबका जवाब देंगे। अब नीचे एक चीज है, मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, आपने ये मैनेजमेंट फी जो है ये भी सैलरी की तरह होती है, लेकिन ये क्योंकि मैनेजमेंट फी इसका नाम है लिहाजा इसको आप सैलरी में जो है शुमार नहीं कर सकते। इससे हासिल होने वाली जो भी मैनेजमेंट फी आपको मिलेगी वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसी तरह प्रॉफिट एंड डेट, जहां प्रॉफिट एंड डेट का मतलब क्या है? प्रॉफिट डेट का मतलब आप लें यहाँ पे कर्जे पे कर्जा देना। आपका ये कारोबार है कि आप लोगों को पैसे देते हैं और सूद लेते हैं। ठीक है, सूदी कारोबार है आपका, ये भी शक्ल है कारोबार की। आपका ये कारोबार है, आप गली मोहल्ले में रहते हैं, बजाज हैं आप, और लोगों को कर्जा देते हैं और उस पर सूद वसूल करते हैं, तो ये आपका बिजनेस है। तो फिर ये आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर होगी। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे ही एक दोस्त को पैसे दे दिए, ऐसे इक्का दुक्का, कभी साल बाद, कभी 5-10 साल बाद, कभी कभार दे देना, तो फिर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए आपका ये प्रॉफिट एंड डेट वाला ऑन डेट वाला बिजनेस जो है ये एक रूटीन में करना जरूरी है, जैसा कि बैंक्स करती हैं। नीचे बैंक्स की मिसाल दी हुई है, लीजिंग इनकम फ्रॉम ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा और लीजिंग कंपनी। ठीक है, ये मुदारबा जो है ये भी एक शराकत दारी की टाइप है, हमारे इस्लामिक जो पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जो लीजिंग इनकम हासिल करते हैं शेड्यूल्ड बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स और लीजिंग कंपनीज, ये इनकी बिजनेस इनकम होती है जो लीजिंग से हासिल करते हैं ये।
उम्मीद है ये चीज आपको समझ लगी होगी। प्रॉफिट, अब एक स्लाइड आगे आ रही है, ये है कि प्रॉफिट्स और गेन्स क्या होते हैं। प्रॉफिट्स जो है वो आपको मुनाफा है वो कैश की शक्ल में हो सकता है, वो काइंड में हो सकता है। मतलब है कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो दूसरा साथी है, दूसरा पार्टनर है, वो आपको कैश ही दे रहा हो, काइंड में भी दे सकता है, कोई आपको एक्सचेंज में कुछ चीज दे सकता है, जैसे बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। और नेट इनकम का कॉन्सेप्ट है, नेट इनकम एज अपोज टू ग्रॉस इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, नेट इनकम वो होती है, ग्रॉस इनकम तो वो है ना कि आपको एक कारोबार से सीधी सीधी आमदनी आ गई, ग्रॉस इनकम आ गई। लेकिन नेट इनकम वो है जिसमें से आप अपनी तमाम जिनकी आपको इजाजत है डिडक्शंस की, उनको आप डिडक्ट कर दें, निकाल दें, फिर नेट इनकम वो आपकी बचती है। ग्रॉस इनकम में से तमाम डिडक्शन जो आपको अलाउड हैं, तमाम खर्चे आप सादा जुबान में समझ लें, उनको निकाल दें तो नेट इनकम बनती है। वो खर्चे क्या हैं आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह ये खर्चों वाली बात समझ आएगी और ये भी पता चलेगा नेट इनकम ग्रॉस इनकम से कैसे निकाली जाती है। अब ये है कि बिजनेस आपने, जरूरी नहीं कि आपने सारा साल ही बिजनेस किया हो, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है कि जो बिजनेस की शर्त है कि आपने एक प्रॉफिट एंड गेन्स आपको बिजनेस से मिले हो, तो वो बिजनेस आपका जरूरी नहीं कि आपने वो सारा साल किया हो, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, सारा साल में कभी भी आपने बिजनेस किया और उससे आपको इनकम ली आई है तो बिजनेस इनकम है, ठीक है। बस ये जरूरी है कि आपने उस साल के अंदर वो बिजनेस किया हो, सिर्फ ये जरूरी है कि उस साल के अंदर किया हो, क्योंकि जिस साल के अंदर जो आपने बिजनेस किया है उस साल के अंदर जो इनकम आई है उसी साल के हिसाब से ट्रांजैक्शन टैक्स होगी, ठीक हो गया। जैसे नीचे मजीद वजाहत कर दी है, अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपकी हुई है, आप कहते हैं जनाब मेरा तो सारा साल कारोबार ठप रहा है, आपका भाई कारोबार तो है, आप उस दुकान में बैठते हैं, अगर आपकी साल में आपने एक ट्रांजैक्शन भी हुई है, आपका एक सौदा भी हुआ है, तो उससे हासिल होने वाली आमदनी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नॉन रिकरिंग रिसीट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स, ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, इसमें आप ना पढ़ें, लेकिन ऊपर वाली बातें जो हैं आप वो थोड़ा सा याद रखें। नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, प्रॉफिट कैश में, काइंड में भी हो सकता है, गेन जो बिजनेस की हो, जरूरी नहीं कि बिजनेस आपने सारा साल किया हो, आपने एक महीना भी किया काफी है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, चावल का जो बिजनेस है वो आपका एक सीजनल बिजनेस है, फ्लोर का जो बिजनेस है सारा साल नहीं होता, वो एक सीजनल बिजनेस है। चावल जब आता है मिलें उसी वक्त चलती हैं, फ्लोर भी ऐसे ही है, वो भी स्टॉक करते हैं। कॉटन है, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो सीजनल होते हैं, सिर्फ एक खास मौसम में ही होते हैं। जैसे सीमेंट जो है वो बरसात में यानी कि उसका काम रुक जाता है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि नमी होती है, वो नमी सीमेंट के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने जनाब एक दो महीने कारोबार नहीं किया लिहाजा मेरी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, आप इसको कंसिडर करें, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कंसिडर होगी, क्योंकि साल में अगर आपने वो कुछ अरसा भी किया कारोबार। अब इसमें थोड़ा सा बिजनेस बाकायदा तौर पे ना इसकी तारीफ की गई है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। आपने इसको आपने जहन में इमेज बना लें कि क्या बिजनेस हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आप इस हवाले से देख सकते हैं कि कोई भी ट्रेड इसमें शामिल नहीं है, सारी चीजें जो नजर आ रही है ना अब आपको स्क्रीन में, कोई भी ट्रेड, चीजों का लेन देन, सेल परचेज, कॉमर्स बड़े लेवल पे सेल परचेज होती है। ट्रेड जो है वो आप एक बाजार में करते हैं, लोकल मंडी में करते हैं, एक मोहल्ले में करते हैं, उमरकोट में करते होंगे, लेकिन कॉमर्स एक बड़े स्केल पे है, बड़े स्केल पे चीजों की खरीदो फरोख्त, ई कॉमर्स भी इसी के साथ का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक बिजनेस है, ये भी बिजनेस में शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके नीचे लिखा हुआ है, ये भी बिजनेस में शामिल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चीजें बनाना है, ठीक है, जो फैक्ट्रीज बनाती हैं बड़ी बड़ी। इसी तरह कोई भी प्रोफेशन आपने अडॉप्ट किया हुआ है, ये भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अगर आप एक वकील हैं, आपका प्रोफेशन है, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप जो है इस प्रोफेशन से जो इनकम हासिल कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस शुमार होगी, उसी तरीके से वो टैक्स होगी।
वोकेशन एक ऐसी चीज है जो आप एक शुगल मेले के लिए करते हैं और वो आपका पेशा नहीं है, तो वो आपका यानी कि वो भी बिजनेस इनकम शुमार होगी। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम प्रोफेशनली टीचर्स नहीं हैं, हम तो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन ये पढ़ाते हैं, हम जो टीचिंग करते हैं ये वोकेशन है, यानी कि ओकेजनली करते हैं, तो आप इसको वोकेशन समझ सकते हैं। और ये भी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, और इससे जो पैसे होंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे टैक्स होने चाहिए। ये ई कॉमर्स की एग्जांपल पूछ रहे हैं जी कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स आर वी आर डूइंग, ये ई कॉमर्स ये तो छोटे लेवल पे, लेकिन ये ई कॉमर्स की डेफिनेशन में आएगा, क्यों ई कॉमर्स जो है वो इज बिट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल कॉमर्स। ई कॉमर्स इज लार्जली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं भाई, थोड़ी ब्रेक लगाएं, सारी चीजें आ जाएंगी समझ में। अब एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, आप कोई एडवेंचर कर रहे हैं ट्रेड टाइप का, या कोई कॉमर्स टाइप का एडवेंचर कर रहे हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, या प्रोफेशन का, ये सारे भी इसी में आएंगे। ट्रेड बुनियादी तौर पे 4 बातें आपने ज़हन में रखनी है। व्हाट इज एडवेंचर इन बिजनेस? एडवेंचर इन बिजनेस यार ये है कि आप जो है लोगों को ट्रिप लगवाते हैं कश्मीर के, ठीक है, और बस गर्मियों की छुट्टी में आप सारा साल घर में होते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में आप एडवेंचर करते हैं इन दी नेचर ऑफ बिजनेस, लोगों को आप घुमाते फिराते हैं कश्मीर में और टूरिज्म से पैसे कमाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने 4 बातें याद रखनी है, बाकी आपको सारी बातें आपके जहन से नहीं निकलेंगी। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशन, इनसे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो बिजनेस इनकम होगी, और बिजनेस इनकम के हेड में आएगी, उसी में टैक्स होगी। और हमेशा आपने याद रखनी है कि एम्प्लॉयमेंट से हासिल होने वाली आमदनी जो है ना, आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं लेकिन आप सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, भाई आप वहां पे प्रोफेशनल नहीं है, आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट हुई पड़ी आपकी, आप वहां के एम्प्लॉई हैं, लिहाजा वो आमदनी आपकी सैलरी इनकम है, वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। बस थोड़ा सा एहतियात रखनी है। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन और वोकेशन से जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम है, और एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम है वो एक्सक्लूजन है, वो अगर आप कर रहे हैं वो आपकी जो है उसमें शुमार नहीं होगी। अगर आप किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पे आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी वो सैलरी इनकम है जो सैलरी मिल रही है आपको, हाँ फैक्ट्री के मालिक को जो इनकम आ रही है वो उसकी बिजनेस इनकम है, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी एजेंट हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, कर तो आप ट्रेडिंग रहे हैं, लेकिन आपकी तो मुलाजमत है वहां पे, उस बंदे के पास, जिस बंदे के पास आपकी मुलाजमत है उससे तो आप सैलरी ले रहे हैं, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट से आ रही है, सैलरी इनकम है। और जिस बंदे के लिए आप काम कर रही हैं वो ट्रेड का काम कर रहे हैं जिस बंदे के लिए, उसकी वो ट्रेड की इनकम जरूर कहलाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, कुछ लोग पूछ रहे थे सवाल, ये मजीद चीजें हमने फैला दी थोड़ी सी। ऑर्डिनरी मीनिंग बिजनेस के क्या है? एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, बाइंग, सेलिंग और सप्लाइंग थिंग्स फॉर मनी। कॉमर्स, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, चारों चीजें शामिल हैं। ट्रेड में बाइंग और सेलिंग होती है प्रॉफिट के लिए, एक्सचेंज भी होता है, बार्टर सिस्टम भी होता है, ठीक है। बाइंग, कॉमर्स जो है ये भी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट है, लेकिन कॉमर्स का स्केल बड़ा होता है, ठीक है। प्रोफेशन, ये अब स्लाइडें सारी बड़ी सेल्फ स्पीकिंग सी हैं। प्रोफेशन अ पेड ऑक्यूपेशन, स्पेशली वन दैट रिक्वायर्स एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग। लॉयर, डॉक्टर, ये प्रोफेशनल्स हैं, एडवांस एजुकेशन चाहिए, हर बंदा प्रोफेशनल नहीं बनता, ना ही होता है, और ना वो फिर जो आमदनी उससे हासिल कर रहा है वो प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस इनकम बनेगी। इसी तरह वोकेशन जो है, ये कॉलिंग द वे वन पासिस लाइफ, नेचुरल लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, ट्रेड और प्रोफेशन। ये आपका जो है ना मतलब नेचुरल लाइकिंग की वजह से रुझान हो सकता है। वोकेशन, कई लोगों के मुख्तलिफ वोकेशन होते हैं, तो ये प्रोफेशन से डिफरेंट है, इसमें आपको कोई एडवांस क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपकी लाइकिंग है, उसकी बुनियाद पे आप ये काम कर रहे हैं, तो ये वोकेशन हो जाएगा। ये कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न इंप्लाइज एन एडुकेट डिग्री ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द अंडरटेकिंग। कोई भी काम करने के लिए कोई छोटी सी, यानी कि कंसर्न जो है ना, सेटअप आपका हो ना ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी काम करने के लिए, तो वो आपका एक कंसर्न कहलाएगा। ये कोई लीगल टर्म नहीं है बहुत खास, लेकिन आप इसको देख लें। एडवेंचर इन द
जो है ना नेचर ऑफ ट्रेड और बिजनेस पूछ रहे थे भाई, ये कि ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल मे बी फॉर प्रॉफिट मोटिव और इन्वेस्टमेंट के मोटिव से हो सकती है। ये एडवेंचर इन दी नेचर ऑफ ट्रेड है। आप प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हैं कि आपको इमीडिएटली चीज आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इमीडिएटली प्रॉफिट आए, या आप लॉन्गर टर्म भी कर सकते हैं कि आपको उसमें से इन्वेस्टमेंट कर दें, लॉन्ग टर्म में आपको चीज आए। नुमान खान साहब पूछ रहे हैं कॉमर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। बिल्कुल, कॉमर्स और ट्रेड जो है ना ये बहुत जो है मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, और ट्रेड जरा सिंपल चीज है, आम जो हमारे गली मोहल्लों में ये शहरों में है। कॉमर्स एक लार्जर चीज है और बाकायदा इसकी एक वजारत भी पाकिस्तान में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड उसे कहते हैं। तो ये मिलती जुलती चीजें, दोनों बहन भाई हैं, बस आप इतना याद रखें। बहुत गहराई में जी ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है। बिल्कुल नुमान साहब आप सही कह रहे हैं, ट्रेड जो छोटी चीज है, होती कॉमर्स में भी ट्रेड है, लेकिन ये मैसिव स्केल है कॉमर्स का। आप भाई हमसे भी ज्यादा एडवांस जा रहे हैं नुमान साहब। ये एमसीक्यूज है, लेकिन मैं आपको कराना नहीं चाहता, आप इसे करें। बस ये रखें कि ये लाहौर जिम खाना ने 50 लाख रुपए की मेंबरों को फूड सेल कर दी, तो ये इसकी बिजनेस इनकम है। इसी तरह क्लब ने अपनी सर्विसेज दी हैं, स्विमिंग पूल की, लॉन की, गोल्फ कोर्स की, ये हासिल की हैं, ये भी इसकी बिजनेस इनकम है। ठीक है, ये रिफंड, क्लब आल्सो रिसीव रिफंड एबल सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख फ्रॉम द न्यू मेंबर्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ये भी उनकी इनकम होगी जी। ये आगे इसके जो है ना आ रहे हैं मिसालें, ये सैलरी से ज्यादा रिलेट कर रही हैं। मिस्टर अली जो है, मिस्टर ए, उसने एक एम्प्लॉय है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और उसने ये रकम अपने एम्प्लॉयर से हासिल की है, जिसमें बेसिक सैलरी है उसकी 9,60,000 रुपए, और हाउस रेंट उसने लिया 4,20,000 रुपए, कन्वेंस अलाउंस मिला है, फ्री यूटिलिटीज मिली है उसे, मेडिकल अलाउंस मिला है। ठीक है, और मिस्टर अली ने अपनी जो पर्सनल कार है ना, वो रेंटे कार को दे दी है, और 24,000 पर मंथ के हिसाब से वो रेंट ले रहा है उसका। इसी तरह मिस्टर ए ने जो है अपनी पोर्टेबल जनरेटर जो है ना वो रेस्टोरेंट को दे दिया 20,000 रुपए के हिसाब से। अब इसमें दो चीजें देखें आप, ये चीजें देखें, ये इसकी सैलरी इनकम है, वो एम्प्लॉयर से मिल रही है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ले रहा है, सैलरी भी वहीं से ले रहा है, हाउस रेंट भी वहीं से ले रहा है, कन्वेंस अलाउंस भी वहीं से ले रहा है, फ्री यूटिलिटीज भी वहीं से ले रहा है, मेडिकल अलाउंस भी ले रहा है। ये तो है सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अब वो शाम को आता घर, या अपनी कार उसने उबर वालों को दी हुई है, रेंट ए कार उसने दी हुई है और उसका किराया ले रहा है, ये उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको जैसे पहले भी बताया था, उसका अगर रेंट अगर आपके पास आ रहा है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई लैंड बिल्डिंग है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लिहाजा जो ये रेंट कार है ना, इसका जो इससे आ रहा है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसी तरह जनरेटर जो आ रही है, ये भी मूवेबल है उसकी चीज, इससे जो इनकम आ रही है वो भी बिजनेस इनकम है। मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने के लिए, सादा सी बात है। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, कुछ लोगों का दिल करे तो इसे पढ़ें। प्रॉफिट एंड डेट आपको पहले भी थोड़ा समझाया है, ठीक है। और इसको, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको बिल्कुल ना पढ़ें और परेशान भी ना हो, ये ज्यादा डेप्थ वाला सवाल है। ये भी इसी तरह लीजिंग इनकम, ये जो चीजें थी ऑर्डिनेंस में कोशिश की हमने उनको निकालने की, ठीक है ने, ये जनाब लीजिंग इनकम है। अब ये चीज है बेसिकली, थोड़ी सी इस पे फोकस करें कि जो हेड होता है बिजनेस इनकम का, उसमें से इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले उसमें बिजनेस, ये सवाल आप भाई आप थोड़ा सा नोट कर लें। शादी हॉल वाले का रेंट क्या होगा? शादी हॉल वाला जो आपसे रेंट ले रहा है ना, तो वो उसका बिजनेस है, वो आपको वो किराए पे नहीं दे रहा, वो आपने बस यूटिलाइज किया है और आपने सर्विस ली है उसकी। ठीक है ना, वो उसने आपको राइट टू यूज या ऑक्यूपाई करने का राइट नहीं, तो वो तो 2 घंटे के लिए आप आए हैं ना भाई, वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर आपको वो शादी हाल दे देता है 1 महीने के लिए कि जनाब आप इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करने, फिर आप उससे जो पैसे देंगे वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी।
लेकिन अगर 2 घंटे के फंक्शन के लिए आप आए हैं, उसने खाना भी दिया आपको, तो वो आप उसकी जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। इस तरह तो सारे रेस्टोरेंट कहेंगे जनाब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, ठीक है, लोग आगे हमारे रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तो दूसरा एक बात और भी इसमें समझें कि अगर आप शादी हॉल में जाते हैं तो उधर तो 400 लोग जाते हैं, ठीक है, और जबकि जब आपको वो रेंट पे बिल्डिंग देता है तो वो एक बंदे का टाइटल होती है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा याद रखें, वहां कहाँ 400 यूज करें, कहाँ एक। अब थोड़ा सा इस चीज को समझें कि इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। दी इसमें ये होता है कि टोटल अमाउंट जो है ना आपने बिजनेस में जो कमाई है वो आप लिखते हैं, उसके साथ उसमें से मनफी कर देते हैं तमाम एक्सपेंसेस। आमतौर पे तो यही होता है ना, ठीक है। इसमें शर्त ये होती है कि जो एक्सपेंसेस है ना वो साल में आपने किए हों, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने साल में किए हों, इनकर्ड इन द सेम ईयर, और वो जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने बिजनेस पर्पस के लिए किए हों। कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? वो एक्सपेंसेस की बात मैं कर रहा हूं जो आपने टोटल इनकम जो डिराइव की उससे निकालने। जो टोटल इनकम आपने डिराइव की है उससे आपने वो एक्सपेंसेस निकालने जो आपने बिजनेस के लिए किए हैं। कौन से? जो उस साल में किए हैं, और फिर जो होली उस साल में उस होली उस पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए किए। अगर आपने एक गाड़ी किराए पे ली है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन उस गाड़ी पे जो है आपके बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो वो गाड़ी का जो एक्सपेंस है वो आपका घर का इस्तेमाल का एक्सपेंस हुआ, वो आपका प्योरली बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं है, तो वो गाड़ी का खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये रखें कि इसको एक्सपेंस को जो है होली सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए एक को, ठीक है, और उसका कोई और यूज ना हो, एक्सक्लूसिव होना चाहिए उसको उस बिजनेस के लिए, और उस टैक्स ईयर में जिसमें वो हो रहा है, जिसमें वो क्लेम हो रहा है और जिसमें वो हो रहा है उसे होना भी उस साल में चाहिए। नॉन बिजनेस कोई भी एक्सपेंस होगा उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है। उसको आप टोटल अमाउंट से निकाल नहीं सकते जो रिसीट्स हैं नेट इनकम तक, बिजनेस की इनकम तक पहुंचने के लिए। जैसे इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक इलस्ट्रेशन मैं बता देता हूँ ऊपर वाली। आपने 70,000 रुपए का जो है ना बिल दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, लेकिन इसमें से 10,000 रुपए का जो बिल है ना वो आपने अपने दोस्तों को एंटरटेनमेंट कराई। अब टोटल जो अलाउड एक्सपेंस आपको है वो 60,000 रुपए, क्योंकि 60,000 का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ बिजनेस के लिए था। बाकी जो 10,000 रुपए का जो बिजनेस है, 10,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो तो आपने दोस्तों को मजे कराए हैं, वो आप बिजनेस के खाते में नहीं डालेंगे, ना आपको टैक्स वाले इसकी इजाजत देंगे या आप उसको भी शामिल करें। अगर आपने किसी तरीके से उसकी रसीद डाल दी है अपने टैक्स में, तो जब आपका ऑडिट होगा टैक्स वाले उसको निकाल देंगे और आप उसको समझ लेंगे वो अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी मिसाल आप समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह सादा सी मिसाल है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि कोई ऐसा कारोबार है आपका जिसमें आप जानवर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किस्म के जानवर इस्तेमाल करते हैं, और वो जानवर जो है वो मर जाता है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? आपका डेयरी का बिजनेस है, डेयरी में आपकी भैंसें मर जाती हैं, तो या वो नकारा हो जाती हैं, आपके इस्तेमाल की नहीं रह सकती, तो उसका वो भी खर्चा समझा जाएगा, वो लॉस जो उसको भी खर्चा आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उस जानवर 2 लाख रुपए की एक भैंस है लेकिन वो मर गई है, मर गई तो वो तो हाथी नहीं है कि वो 1.25 लाख का हो जाए, वो तो भैंस ही है, तो वो 2 लाख की तो नहीं रही। लेकिन उसकी खाल जो है आपने 10,000 की बेच दी, तो 1,90,000 रुपए का बेसिकली आपको घाटा हुआ। तो ये 1,90,000 रुपए आप अपना एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकती हैं, आपके बिजनेस में आपका खर्चा हुआ है। ये सिर्फ जानवरों के लिए है, जानवरों अगर आपके बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। अब ये कुछ खर्चात हैं जो आपको अलाउड नहीं है, इन्हें आप नहीं कर सकते क्लेम, ये बिल्कुल कतई तौर पे बहुत अहम है। इनमें से जरूर एमसीक्यूज आएगा, तमाम लोग इस स्लाइड को जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको समझें, और अगर अभी समझ नहीं आ रही अगले दिन फिर पढ़ें, 1-2 दिन पढ़ें। ये स्लाइड जो है इनकम टैक्स की समझ लेंगे। ये जो सेक्शन है ना 21, ये ऐसा है कि इसमें से वो मिस नहीं कर सकता, एमसीक्यूज उसने देना ही देना है। ये एक ऐसी चीज है, इसका टाइटल है इनएडमिसिबल डिडक्शंस।
कि कौन से खर्चे जो हैं वो बिजनेस इनकम से आप नहीं निकाल सकते नेट इनकम या टैक्सेबल बिजनेस इनकम तक पहुंचने के लिए। वो खर्चे ये हैं कि कोई भी आपने खर्चा किया है, एनी सेस जो है ना, ये टैक्स की एक किस्म है, चार्ज है, रेट भी टैक्स की टाइप की चीज है। और टैक्स लेविड ऑन प्रॉफिट्स और गेन्स आर असेस्ड एज अ परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स। आपने कोई टैक्स अदा कर दिया है, इनकम टैक्स आपने अदा कर दिया है अपने बिजनेसमैन के तौर पे, और आप ये कहते हैं कि मेरा खर्चा होया जी, मेरा खर्चा हो गया है, मैंने ये टैक्स दिया है, तो टैक्स खर्चे के तौर पे डिडक्शन अलाउड नहीं है टैक्स की। ठीक है, अगर आप ये बिजनेस कारोबार करते हुए आपने टैक्स को अदा कर दिया है, ठीक है, तो वो टैक्स भले इनकम टैक्स ही हो, वो खर्चे के तौर पे अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें यह है कि इनकम टैक्स आपका अगर सोर्स पे डिडक्ट हो जाता है ना सेल ऑफ गुड्स में, तो ये आपका जो है ये भी आपका अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स अगर आपका सोर्स पे कट जाता है, इनकम टैक्स आपका अगर सोर्स पे जो कट गया है वो भी खर्चे के तौर पे अलाउड नहीं है कि आप उसको खर्चे के तौर पे क्लेम कर दें। ठीक है, इसी तरह सैलरी, ये 5 चीजें देखें, अगर आपने ये 5 काम किए, 6-7 काम किए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपने खर्चे किए, आपने सैलरी की है, आपने रेंट अदा किया है, आपने कमीशन दिया है, आपने सूद दिया कर्जे पे, आपने नॉन रेजिडेंट को पैसे दिए, आपने सर्विसेज के पैसे दिए। ठीक है, ये तमाम जो खर्चे हैं ना, अगर इन पे टैक्स नहीं काटा आपने तो ये अलाउड नहीं है। मसलन आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को आप तनख्वाह देते हैं और बहुत सारे लोगों की तनख्वाह पे टैक्स लगता है। अगर आपने नोमान खान जैसे कंपनी चला रहा है और वो शहबाज साहब उसके मैनेजर हैं, नोमान खान ने शहबाज को तनख्वाह दी लेकिन टैक्स नहीं काटा, तो नोमान खान वो जो सैलरी तनख्वाह उसका खर्चा, नोमान खान का तो वो खर्चा है जो उसने शहबाज को सैलरी दी है, तो नुमान खान ने क्योंकि टैक्स नहीं काटा, लिहाजा वो उसे खर्चे के तौर पे जब क्लेम करेगा टैक्स वाले उसे नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिस पे आपने टैक्स काटना था लेकिन आपने नहीं काटा और आप उसे खर्चे के तौर पे क्लेम कर रहे हैं, तो हम इसे नहीं मानते, लिहाजा ये आपका खर्चा नहीं है। ठीक है, अगर आपने रेंट कोई दिया है उस पर आपने टैक्स नहीं काटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करे तो इसकी मैं वजाहत दे दूं कि रेंट पे, अगर आपने किसी को रेंट पे कर रही है ना, तो बाज लोगों के लिए जरूरी है कि वो उस पर टैक्स काटे और टैक्स काट के खुद एज अ विदहोल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट को दें। इसकी मिसालें मैं आगे आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसी तरह अगर आप जिसको कमीशन दे रहे हैं ना, आड़त पे, मंडी में, या डीलर को, प्रॉपर्टी डीलर को किसी को कमीशन दे रहे हैं, आपने उसको जब कमीशन देना है तो उस पर आपने उसका टैक्स काटना है, 10% उस पर रेट है। अगर आपने एक घर लिया है 2 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर आपने 1 लाख रुपए कमीशन दिया है प्रॉपर्टी डीलर को, तो उस पे आपने जो 1 लाख रुपए जो कमीशन दिया ना, उसके ऊपर आपने 10,000 रुपए टैक्स काट के जमा कराना है उसके नाम से कि भाई इस प्रॉपर्टी डीलर का ये मैं टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, ये जमा करा रहा हूँ और ये मेरा खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए। फिर हम उसे मानेंगे कि आपका ये खर्चा मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने कहा जी ये मेरा खर्चा हुआ, मैंने कमीशन दिया है, और अगर हम कहें आपने टैक्स नहीं काटा हुआ, तो हम उसे आपका खर्चा नहीं मानते, तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरह प्रॉफिट एंड डेट जो है उसको उस पर अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो वो भी आपका खर्चे के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स है, इसको गोटा लगा लें इस सेक्शन को, उस पर भी आपने अगर टैक्स नहीं काटा, 152 के सेक्शन के तहत वो काटना होता है, फिर भी आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। ये असल में आपको थोड़ा सा आम शहरियों को मजबूर किया जाता है कि जहां जिन जिन चीजों पे उन्होंने टैक्स काटना है ना एज अ विदहोल्डिंग एजेंट, वो उन चीजों पे टैक्स काटें, तभी उनको फायदा दिया जाता है जब वो डिडक्शन के तौर पे से क्लेम करते हैं। ठीक हो गया, ये गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए किया हुआ है, लोगों को स्कीम एक लगाई हुई है। इसी तरह एक रूल 10 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 में एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स की लिमिट दी हुई है कि अगर उस लिमिट से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए इंटरटेनमेंट का, उसको हम नहीं मानेंगे। या
किसी ऐसे प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन की है, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आप जो है प्रोविडेंट फंड आपने कायम किया हुआ है, प्रोविडेंट फंड की अगर ना समझ आई हो वो भी हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको, उसमें आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसको आपने याद करना है। बस ये सेक्शन आपने बार बार मुझसे पूछते रहना है, फिर भी जितनी देर में पढ़ाऊंगा या कोई और अगर आप कोई टीचर पढ़ाए ना, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ना वो भी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट के जो प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट के जो ये रिकॉग्नाइज्ड है, और ज्यादातर जो है ये नेस्ले, कोको कोला वगैरह के जो प्रोविडेंट फंड इन्होंने कायम किए हुए वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आम कुछ लोग होते हैं जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां कंपनियां होती हैं, उनके प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं होते, लिहाजा उनको इस बात पे मजबूर करने के लिए कि वो उनको रिकॉग्नाइज कराएं प्रोविडेंट फंड स्कीम को, ताकि लोगों से फ्रॉड ना हो, ज्यादती ना हो, तो उस पे उनको ये कहा जाता है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कराएं। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगे, अगर आपका अनअप्रूव्ड पेंशन फंड होगा, तो हम इस पे किया जाने वाली जितनी भी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसको खर्चा नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई भी जुर्माना आप पे हो गया, आपके 20 लाख रुपए के जुर्माने हो गए जी, आपकी मोटरवे पे गाड़ियां चलती हैं और आपके ड्राइवरों ने वहां पे चलान करा लिए, गाड़ियां गलत रूल पे चलाते हुए, इशारा तोड़ने के चलान आपने करा लिए, ठीक है, आपने जनाब कोई वायलेशन की है, लेबर डिपार्टमेंट वाले आप जुर्माना लगा गए, या पंजाब फूड अथॉरिटी में, पंजाब फूड अथॉरिटी जैसे बड़ी एक्टिव है यहाँ पे, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उन्होंने आप जुर्माना कर दिया है, तो ऐसे जो जुर्माने हैं ये आपका खर्चा नहीं माना जाता। गवर्नमेंट कहती है आपने जो जुर्माने आपको हुए आपकी गलती की वजह से, कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से, वो आपका खर्चा नहीं है बल्कि वो आपकी इग्नोरेंस है, और उसको फिक्स करें, उसको खर्चे के तौर पे हम नहीं मानते। ठीक है, अब इसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर, कोई भी आपका घरेलू एक्सपेंडिचर है वो अलाउड नहीं है, आप उसको खर्चे के तौर पे लें। पर्सनल एक्सपेंडिचर आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर की मद में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना, तो वो उसको भी माना नहीं जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चे के तौर पे क्लेम नहीं होता, वो तो आपकी बैलेंस शीट में जाता है, वो आपका एसेट होता है। ठीक है, वो एसेट के तौर पर रिफ्लेक्ट होता है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नहीं निकाला जाता क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल दें फिर तो आप हर साल ही लॉस में जाएंगे और आपका मुनाफा ही नहीं शो होगा। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो डिडक्शन उनकी एडमिजिबल होती हैं और उनमें भी जो शराइत पे पूरे उतरे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बार बार होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कभी कभार हो, एक दफा हो तो 10 साल तक उसका फायदा चलता रहता है। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उनकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, ये एंड पे कैपिटल है। इसी तरह जो है आप नॉन बैंकिंग चैनल से अगर किसी को पेमेंट करते हैं किसी खर्चे की, किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको नॉन बैंकिंग चैनल से अदा कर रहे हैं तो भी आपको उसकी खर्चे की जो उसकी तनख्वाह का जो खर्चा है वो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउड नहीं है। ये इसका मकसद बेसिकली उनको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, नुमान खान साहब पूछ रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, बस मुख्तसर सी चीजें रहेंगी थोड़ी सी। ये डेप्रिसिएशन की चीज है, ये डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह आपको कल पढ़ाई जाएगी। अभी तक के लिए आपको इतनी ही चीजें पढ़ानी थी और ये हमने आपको बता दी हैं। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, मेरे साथ दूसरे रिसोर्स पर्सन नॉन रेजिडेंट जो है ना उस्मान भाई, आपको पिछला लेक्चर आपने सुने, आप मेरे ख्याल है एडमन साहब हमें आपका नाम भी लिख के दिया 3-4 मिनट पहले कि कुछ लोग नए आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबको इन्होंने मेल कर दी हैं लिंक्स पिछले लेक्चर के, और पिछली स्लाइड्स भी कर दी हैं, पिछले एमसीक्यूज भी कर दिए हैं। कुछ लोगों को नहीं जिनको हुए वो एडमन साहब कह रहे हैं हम उनको इंशाल्लाह कर देंगे, वो उनको जैसी इतला देते हैं। तो आप अगर पिछला लेक्चर सुनेंगे तो आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पता चल जाएगा। जरूर आप पिछला लेक्चर सुने, आज वाला लेक्चर जो है ये भी लिंक पे अवेलेबल होगा। अब मैं ये जो है ना खोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, आप लोग अपने तमाम सवालात कर सकते हैं और आप सवाल पूछने के लिए जो है ना